हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप? ठीक हो? कल अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में भगवान गणेश जी से संबंधित कौन कौन से मंदिर है, उनको अपन ने एक वीडियो में कवर किया था। आज अपन पढ़ने वाला है कि राजस्थान में हनुमान जी या फिर बालाजी महाराज से संबंधित मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, उन्हें अपन एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो याद रखने में। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, उसका आंसर आपको कंपल्सरी है देना। कहाँ? कमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की किस हस्तकला से संबंधित है? दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान देना। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की किस हस्तकला से संबंधित है? ठीक है, जरूर देना है आप इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में हनुमान जी के मंदिर। सबसे पहले ले रहे हैं अपन सालासर बालाजी, ठीक है, या फिर सालासर हनुमान जी। सालासर बालाजी का मंदिर पूछा जाए तो वो है सालासर गांव चूरू में। ठीक है, जगह है जो है मेन स्थान, वो कहाँ है? सालासर। ठीक है, और सालासर कहाँ पड़ता है? वो चूरू में पड़ता है। इस मंदिर की विशेषता अगर आपको पूछी जाए तो इनकी विशेषता है कि जो दाढ़ी मूछों युक्त प्रतिमा स्थापित है, किसके? हनुमान जी की। सालासर बालाजी में हनुमान जी की दाढ़ी मूछों युक्त प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित की गई है, ये इस मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो वो हुआ था 1759 ईस्वी में। किसने किया था? तो वो किया था मोहनदास जी महाराज ने। ठीक है, किसने किया था? मोहनदास जी महाराज ने 1759 ईस्वी में। मोहनदास जी महाराज जो थे ये परम भक्त थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल भक्तों का भक्त किसे कहा गया है? हनुमान जी को। ठीक है, हनुमान जी को कहा गया है। मोहनदास जी महाराज जो थे ये परम भक्त थे। किसके? श्री राम के। हनुमान जी के नहीं थे, किसके थे? श्री राम के। ठीक है, जब इन्होंने इतनी भक्ति करी, ठीक है, परम भक्ति करी, तो इनके मन में एक मन्नत थी। ठीक है, उस मन्नत को लेके इन्होंने भक्ति करी थी कि मेरी मन्नत पूरी हो। तब श्री राम जी ने अपने दूत किसको भेजा? अपने दूत इनके कौन थे? हनुमान जी। ठीक है, अब भगवान इतने लोग हैं, सब मन्नतें मांगते रहते, भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान खुद तो जाएंगे नहीं ना कोई दूत या फिर मीडिएटर तो रखेंगे ना कि भाई जा तू उसको संभाल, मैं इसको संभालता हूँ, है ना। तो भगवान ने भेजा हनुमान जी को, ठीक है, कि जाओ मेरे भक्त की इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, तो हनुमान जी प्रकट हुए थे इनकी इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, कौन हुए थे? हनुमान जी। इन्होंने भक्ति करी थी राम की, श्री राम की, और प्रकट हुए थे कौन? हनुमान जी। किस दिन प्रकट हुए थे? तो वो हुए थे श्रावण शुक्ल नवमी। ठीक है, कब हुए थे? श्रावण शुक्ल नवमी। श्रावण मास की पूर्णिमा को तो आता है रक्षाबंधन त्योहार, श्रावण कृष्ण नवमी को आती है निड्री नवमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है श्रावण शुक्ल नवमी को। कौन प्रकट हुए थे? हनुमान जी। तो इसलिए सालासर बालाजी चूरू में हनुमान जी का या फिर बालाजी का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल नवमी को। आप लिख लो। ठीक है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को लिख सकूं, इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, और प्लीज मुझ पे मेरे बोलने पे ध्यान देना। ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल नवमी को कौन प्रकट हुए थे? बालाजी महाराज, इसलिए उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें सालासर बालाजी के मेले कब लगते हैं? तो वो लगते हैं 2 बार। ठीक है, एक तो है फिक्स हनुमान जयंती, बालाजी से संबंधित मंदिर है तो कब? हनुमान जयंती को ही लगेगा मेला। हनुमान जयंती कब आती है? तो वो आती है चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। क्यों? क्योंकि चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष की शुरुआत होती है। ये आपको याद रखने का तरीका है त्योहारों को, है ना। श्रावण शुक्ल एकम को नव वर्ष की क्या बोले शुरुआत होती है, और कौन सी? बसंत नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है, उसके बाद कौन आती है? हनुमान जयंती। ठीक है, कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। तो एक तो चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है, फिक्स है। एक लगता है आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, आश्विन पूर्णिमा को और क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं शरद पूर्णिमा। ठीक है, ये 2 महीने हैं जो कि दोनों ही महीने नवरात्रों से संबंधित है। पता है ना आपको कि बसंत नवरात्रा शुरू होते हैं चैत्र पूर्णिमा को, और आश्विन पूर्णिमा को शरद नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, है ना। वैसे तो साल में 4 नवरात्रा आती है, गुप्त नवरात्रा भी आती है, एक तो माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो क्या बोले हनुमान जयंती या फिर हनुमान जी से संबंधित जो मेले लगते हैं ना, वो कब लगते हैं? एक तो हनुमान जयंती को लगते हैं जो कि चैत्र महीने में आती है, और एक और लगता है आश्विन पूर्णिमा को, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है।
ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सालासर बालाजी के जो भी मन्नत मांगने जाते हैं ना, तो बाकी तो अपन कहीं पे भी मंदिर में जाते हो तो नारियल को फोड़ते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर नारियल को बांधा जाता है ना। जैसे कोई मुस्लिमों में कोई मन्नत होती है ना, तो वो दरगाह जाके धागा बांधते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर नारियल को बांधा जाता है कि ये मेरी मन्नत है, ये आप पूरी करना, ठीक है, फोड़ा नहीं जाता। दूसरी इनकी विशेषता है कि यहाँ पर इनका जो प्रसाद है, जो मुख्य प्रसाद माना जाता है कि प्रसिद्ध प्रसाद है, तो वो क्या है, बाजरे से निर्मित लड्डू। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है कि ये मूर्ति कब निकली थी। भले ही एक किसान को मान लो कि किसान हल चला रहा था, है ना, तब नीचे कुछ आड़ा आ गया, जैसे सीता माता की मूर्ति निकली थी ना, वैसे ही इनकी मूर्ति निकली थी। ठीक है, तब जब खेत में मूर्ति निकलती है तो किसान तो राजी होगा कि भाई मेरे तो यहाँ चमत्कार हुआ है। तब उसकी पत्नी जो थी उसके लिए खाना लेके आई थी, है ना, दाल बाटी और चूरमा। तो उन्होंने मूर्ति को नहला धुला के वहां पर इनके बाजरे का प्रसाद चढ़ा दिया था। ठीक है, बाजरे का चूरमा ही बनता था ना, तो बाजरे की रोटी और चूरमा या फिर दाल बाटी चूरमा, तो उनका चूरमे का भोग लगाया था यहाँ पे। ठीक है, इसलिए उसके बाद से यहाँ पर जो बाजरे के चूरमे से निर्मित लड्डू होते हैं ना, या फिर बाजरे का चूरमा, उन्हीं का भोग लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे शुरू होते हैं मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी का संबंधित मंदिर पूछा जाए तो वो है मेहंदीपुर दौसा में। ठीक है, मेहंदीपुर जो स्थान है और कहाँ पड़ता है, दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी की विशेषता पूछी जाए आपको तो वो है बाल प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पे। ठीक है, सालासर बालाजी में तो दाढ़ी मूंछों युक्त हनुमान जी की मूर्ति है। मेहंदीपुर बालाजी में जो हनुमान जी की बाल प्रतिमा है ना, बाल प्रतिमा यानी छोटा रूप, बिल्कुल, है ना, तो बाल प्रतिमा स्थापित की गई है। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आपने सुना ही होगा कि यार नॉर्मल बात होती है ना, पूछे कि कार्यकर्ता दे रहे हो कि मेहंदीपुर बालाजी डाकनिया देखवा दे रहे हो, तो है ना, अपने से बोलते हैं ना कि डाकनिया रहे हो बटे, तो ये वही बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, है ना, जहाँ पर खूब डाकनिया रहती है। ठीक है, तो इसलिए, और ऐसे भी होता है ना कहीं कहीं यार कोई यूं करता है, कोई जैसे कि भावा और समझते हो इनमें कि जैसे कि वहां पे देवरे वगैरह में जाते हैं तो बोले कई लगी रखी, डाकण लगी रखी, तो फिर डाकण यदि भोपा जी आ जावे उतर जावे तो ठीक है, और अगर नहीं उतरे तो पचे कटे जाना पड़े बालाजी के। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे सुना है आपने कि भी, जब मैं छोटी थी मैंने भी सुना था कि बोतल में भरी हुई रहती है वहां पे डाकनिया, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वैसे अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो जो मानसिक तौर पे जो थोड़े से डाउन लोग होते हैं वो रहते हैं वहां पे, है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई डाकने डाकने रहे बटे, है ना, तो इसलिए बोलते हैं प्रेतराज जी। तो प्रेतराज जी का दरबार लगता है। जिस किसी को भी डाकना लग रही हो आस पास के क्षेत्र में, तो प्लीज आप उसको वहां पर लेके जाएं। ठीक है, प्रेतराज जी का दरबार लगता है और यहाँ पे उनकी क्या करी जाती है, डाकनियां निकाली जाती है, किसकी, लोगों की, है ना, जिसको लग रखी होती है। और यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का जो मेन प्रसाद है वो है बेसन के लड्डू। क्या है, बेसन के लड्डू। ठीक है, इनके थे बाजरे का चूरमा, इनका क्या है, बेसन के लड्डू। आगे है पांडुपोल हनुमान जी। ठीक है, पांडुपोल हनुमान जी कहाँ है, स्थान है पांडुपोल, कहाँ पड़ता है, अलवर जिले में। पांडुपोल अलवर जिले में आता है, लेकिन एक और किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, तो वो है सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ है, सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पांडुपोल वही जगह है जहां पर वनवास के दौरान जो 5 पांडव थे ना, उनमें से शक्तिशाली पांडव जो था कौन, भीम, उसने एक राक्षस का वध किया था। कौन से, हिडिंब नामक राक्षस का। ठीक है, किस स्थान पे किया था, पांडुपोल में। ठीक है, तो ये वही जगह है। यहाँ पर इनकी विशेषता है कि शयनावस्था में मूर्ति है किसकी, बालाजी की, हनुमान जी की शयनावस्था यानी सोए हुए हनुमान जी की, लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पे, पांडुपोल में। कहाँ पड़ता है, सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। 1955 में सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1978-79 में अभ्यारण्य को बाघ परियोजना में शामिल किया गया और 1980 में सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है जनरल तौर पे। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, जो पांडुपोल की बात आ रही है ना, तो पांडुपोल के निकट सरिस्का अभ्यारण्य में कितनी और जगह हैं, वो है नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद है नारायणी माता का मंदिर भी है। नारायणी माता किस समाज की कुल देवी है, अपन कुल देवी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो वो है नाई समाज, नाई जाति या फिर सेन समाज। ठीक है,
इनके कुल देवी हैं कौन, नारायणी माता, तो उनका मंदिर भी कहाँ है, पांडुपोल में, ठीक है। उसके बाद है भर्तृहरि धाम, ये ठीक है, अशुद्ध लिखा हुआ है तो शुद्ध कर देती हूँ। हालांकि लिखते हुए अपने को ये ध्यान भी रखना है कि बिल्कुल हिंदी में शुद्धता आनी चाहिए अपनी, ठीक है। भर्तृहरि धाम जिसे कहते हैं अपन कनफटे या फिर कनकटे साधुओं का तीर्थ, ठीक है, तीर्थ स्थल, तो वो कहाँ है, वो भी है पांडुपोल अलवर में, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपनी। इसके बाद है अंजना माता मंदिर, ठीक है। अंजना माता मंदिर है कहाँ, करौली में स्थित है, ठीक है। अंजना माता मंदिर जो है वो कहाँ पर है, करौली में, ठीक है। करौली में किस जगह है, पांचना बांध जो पड़ता है ना उस पर मान लो या उसके निकट मान लो, अंजना माता का मंदिर है। पांचना बांध करौली के ऊपर, मतलब पांचना बांध की तलहटी पर बसा हुआ है, ठीक है। पांचना बांध इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि पांच नदियां आकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। पांच नदियों के नाम अगर अपन पूछे तो कौन कौन से, तो वो है एक तो भद्रावती, ठीक है, एक अट्टा माची, और एक है शायद बरखेड़ा, और एक है बेसावर है ना। ये लास्ट वाले नाम में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे ही कुछ है, बेसावरी है ना। तो ये पांचों नदियां कहाँ है, पांचना बांध करौली में, ठीक है। इसके बाद है अगली विशेषता कि पांचना बांध जो है ना मिट्टी द्वारा निर्मित बांध है। अब सोचो आपकी इतनी नदियां आके मिल रही है, इतना बड़ा बांध है और फिर मिट्टी से निर्मित, और इसकी मतलब अभी आप सोचो अभी तक टूटा नहीं है ये बांध, है ना, मिट्टी से निर्मित है ना, और कितना बड़ा बांध है, ठीक है। और वैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन पूछो, आपको ये भी चीज याद रखनी है कि मिट्टी से निर्मित राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो मिट्टी से निर्मित है, और उसकी विशेषता रही है कि मिट्टी से निर्मित होने के बाद भी आज दिन तक वो अजय है, यानी कि उसको किसी ने नहीं जीता, कोई भी जीत नहीं सका उसे, ठीक है। तो उसका भी आप आंसर बताओ मुझे, ठीक है, कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, या फिर कौन सा दरवाजा भी है शायद, है ना, नहीं, हाँ, एक कौन सा दुर्ग है या किला है जो मिट्टी से निर्मित है, जिसे आज दिन तक कोई जीत नहीं सका, लेकिन उसका जो दरवाजा है ना वो अष्ट धातु से निर्मित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका बताना है आंसर, है ना। इसके बाद है कि अंजना माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था राजा अर्जुन देव ने, ठीक है। कब करवाया था, 1348 ईस्वी में। राजा अर्जुन देव कौन थे, ये थे यदुवंशी शासक, यानी राजा, ठीक है, यदुवंशी शासक। करौली में मैंने आपको बताया था कि करौली में केला देवी का मंदिर है, ठीक है। किसकी कुल देवी बताया था, जादौन वंश की कुल देवी, है ना, जादौन या फिर यादव दोनों सेम है, ठीक है। तो इस वंश की कुल देवी थी। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि केला माता को अंजना माता का अवतार माना जाता है, ठीक है, याद है, अगर नहीं हो तो पीछे वाले नोट्स में देख लो, ठीक है। अंजना माता का अवतार माना जाता है, क्यों, क्योंकि अंजना माता का मंदिर भी मैंने इतना बताया था कि अंजना माता का मंदिर है ना केला देवी मंदिर के पास स्थित है, ठीक है, या फिर सामने ही स्थित है। तो अपन ये अंजना माता मंदिर उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। भैरव मंदिर भी स्थित है पास में, ठीक है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि अंजना माता ने अपने पुत्र हनुमान जी को गोद में बिठा रखा है ना। जो अंजना माता मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा, उसकी विशेषता ये है कि वो मूर्ति कैसी है कि अंजना माता ने अपने पुत्र हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा रखा है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो उन्हें दुग्ध पान करवा रही है ना, मूर्ति को देख के ऐसा लगता है। तो इसलिए ये इनकी मंदिर की विशेषता हो गई, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, राजा अर्जुन देव ने, जो कि क्या था, यादवों का शासक था, ठीक है, यादव शासक था। कब करवाया था, 1348 ईस्वी में, ठीक है। ये मूर्ति बनी हुई है संगमरमर से, ठीक है, संगमरमर से। केला देवी का मेला तो सभी लोक देवियों का मैंने बताया था कि जो भी मेला पूछा जाए तो वो नवरात्रा में आएगा, जिसका नवरात्रा में नहीं था वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। केला देवी का मेला तो वो तो वर्ष में 2 बार भी बढ़ता है ना, 2 बार नवरात्रा आते हैं, 2 बार बढ़ता है। नवरात्रा में भी जो मुख्य दिन होता है वो कौन सा है, दुर्गाष्टमी, जिसे अपन होमाष्टमी कहते हैं, है ना। लेकिन अंजना माता के मंदिर में जो मेला लगता है वो लगता है देव उठनी 11 को। कब लगता है, देव उठनी 11 को, जिसे अपन बोलते हैं देव प्रबोधनी 11, ठीक है, देव प्रबोधनी 11। इसका मतलब ये है कि इस दिन देव उठ गए थे, ठीक है, और इसके बाद ही अपने जो भी शुभ कार्य होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं दोबारा। खत्म कब होते हैं, खत्म होते हैं देव शयनी 11 को। अपने जो भी शुभ कार्य करना अपन बंद कब करते हैं, वो करते हैं देव शयनी 11 को। देव शयनी 11 कब आती है, वो आती है आषाढ़ शुक्ल 11 को, ठीक है। कब आती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी या फिर 11 को देव शयनी। और देव उठते कब हैं, तो वो उठते हैं
कब उठते हैं? देव उठनी ग्यारस कब आती है? कब आती है बताओ आप मुझे, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कमेंट में, ठीक है। तो देव उठनी ग्यारस को यहाँ पर मेला लगता है मेन, ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है। इसके बाद है वीर हनुमान जी। वीर हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? सामोद। सामोद कहाँ पड़ता है? जयपुर में, चोमू तहसील, ठीक है, चोमू। इनके बारे में बात करें तो इनकी विशेषता है कि जो वीर हनुमान जी के जो प्रतिमा है वहां तक जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कहीं कहीं तो बताया गया है कि 1100 सीढ़ियां हैं और कहीं कहीं बताया जाता है 1050 सीढ़ियां। अभी फिक्स कोई डेटा नहीं है इसका, ठीक है, ऐसे ही है, या तो 1100 सीढ़ियां हैं या 1050 सीढ़ियां हैं। वैसे सीढ़ियां आपको पूछी नहीं जाती, आपको सिर्फ ये जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। वीर हनुमान जी से संबंधित एक और चीज है कि यहाँ पर रोप वे है, ठीक है, रोप वे। कितना लंबा रोप वे है? तो वो है 400 मीटर लंबा, 400 मीटर लंबा, ठीक है। और इस रोपवे की विशेषता ये है, क्या क्या विशेषता है कि ये ऑटोमेटिक सेंसर द्वारा संचालित है, ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम, ठीक है। कौन सा रोपवे? वीर हनुमान जी रोपवे। तो इस एक और क्वेश्चन बन रहा है आप मतलब यहाँ से, अभी जैसे कि वैसे तो अपने जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने भी एक शायद घोषणा करी थी ना कि 12 गांवों में कोई 16 रोपवे और बनने वाले हैं ना, तो सॉरी 12 जिलों में कोई 16 रोपवे और बनने वाले हैं। लेकिन वो तो अभी तक घोषणाएं हुई है चीजों की, अभी तक हुए नहीं चीजें। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितने रोपवे हैं या आप मुझे कमेंट में बताओ। मैंने पहले भी पूछा था और आज भी पूछ रही हूँ, कितने रोपवे हैं, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद है खोले के हनुमान जी, ठीक है। खोले के हनुमान जी कहाँ पर है? जयपुर में है। इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पंडित राधेलाल चौबे, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है, ब्राह्मण। ये काफी टाइम तक यहाँ रहे थे, पुजारी भी यही थे यहाँ के, ठीक है। तो निर्माण किसने करवाया खोले के हनुमान जी के मंदिर का? तो कहाँ है? जयपुर में। और किसने करवाया? पंडित राधेलाल चौबे जी, ठीक है, उन्होंने। इसकी विशेषता बताएं तो यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है उनकी भगवान हनुमान जी की मूर्ति देखे कि ये भी शयनावस्था में मूर्ति है। एक मूर्ति कहाँ पर है शयनावस्था में? वो है पांडुपुल में, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया है? पांडुपुल हनुमान जी, ठीक है। और एक शयनावस्था में मूर्ति है नहीं, प्रतीत होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके आरपीएससी पूछ ले कि शयनावस्था में या फिर लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है या फिर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको पांडुपुल भी ऑप्शन में हो, खोले के हनुमान जी भी ऑप्शन में हो, तो आपको तो यही करना है, ठीक है, यही करना है। ये सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि क्योंकि फिक्स नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शयनावस्था में मूर्ति है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। खोले के हनुमान जी का एक और बताऊं कि यहाँ पे भी एक रोपवे है। क्या है? रोपवे। कितना लंबा रोपवे है? तो ये है 436 मीटर। वीर हनुमान जी के 400 मीटर, ये है 436 मीटर। इसके अलावा और कौन कौन से रोपवे हैं? जैसे फर्स्ट रोपवे था सुंदा माता, सबसे लंबा रोपवे है 800 मीटर है ना, जो दूसरा है सावित्री माता, कहाँ पर? पुष्कर में है ना, वो कितना है? 700 मीटर। सबसे छोटा रोपवे कहाँ है? मंचापुर करणी माता कहाँ पर है? उदयपुर में है ना, कितना? 387 मीटर। वीर हनुमान जी की कितना है? 400 मीटर। खोले के हनुमान जी की कितना है? 436 मीटर, ठीक है। इसके बाद है अर्थुणा के जैन अर्थुणा का मंदिर, ठीक है। इन चीजों को डिलीट कर दूं डिलीट। ये हो गया मिस्टेक से गलत। यहाँ पे क्या था? पंडित चौबे, ठीक है। अब आगे है अर्थुणा का मंदिर, ठीक है। अर्थुणा का मंदिर कहाँ पर है? वो है बांसवाड़ा में। कब निर्मित किया गया था? तो वो 11वीं या 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अर्थुणा का मंदिर है यहाँ पर कौन से? ये भी हनुमान मंदिर है, ठीक है। अपन के क्या पढ़ रहे हैं? हनुमान मंदिर, ठीक है। अर्थुणा का अगर पुराना नाम पूछा जाए अर्थुणा का प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो है उथुन्न का। क्या है? उथुन्न का। ये वैसे आपको जनरल तौर पे याद रखना है, ठीक है। टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है ना, तो छोटी छोटी। वैसे तो आगे एक टॉपिक भी है कि सारी जगह आएगी राजस्थान की कि इस स्थान का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, तब भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रख लो ना उथुन्न का, ठीक है। अर्थुणा मंदिर को वागड़ का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वागड़ का खजुराहो। वैसे अपन ने पढ़ा था हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंड देवरा मंदिर है ना, रामगढ़ बारा में, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो वो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ठीक है।
और मेन खजुराहो कहाँ है, तो वो है छतरपुर एमपी में। विशेषता क्या है खजुराहो मंदिर की, मैंने विशेषता क्या बताई थी आपको कि खजुराहो मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर जैन प्लस हिंदू शैली में मंदिर निर्मित किए गए हैं। कौन सी जैन और हिंदू शैली में, है ना, मिश्रित मंदिर है। और कौन कौन से मैं आपको बताऊं। अर्थुणा के बारे में है कि यहाँ परमारों की राजधानी थी। किसकी थी, परमारों की राजधानी। तो फिर अर्थुणा का जो हनुमान मंदिर है उसका निर्माण भी किसने करवाया था, परमार शासकों ने, ठीक है। कब करवाया था, 11वीं से 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अब इसके आगे है, क्या बता रही थी मैं, हाँ, जैन और हिंदू शैली में निर्मित है। लेकिन अर्थुणा का मंदिर जो बांसवाड़ा में है, यहाँ पर ओनली हनुमान जी का मंदिर ही नहीं है। कितना, जैसे कि वैष्णव, शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, ये भी, और जैनियों के मंदिर भी है, ठीक है। जैन मंदिर, बहुत सारे मंदिर स्थित है। कहाँ पर, बांसवाड़ा में, जिन्हें संयुक्त रूप से अर्थुणा के मंदिर कहा गया है। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसके बाद है इच्छापूर्ण बालाजी। इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है, तो वो पूछा जाए तो कहाँ है, सरदार शहर चूरू में, जो कि बीकानेर के पास पड़ता है, ठीक है। कहाँ है, सरदार शहर चूरू में। इसकी विशेषता है इच्छापूर्ण बालाजी के मंदिर की क्या है, ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। किसमें, द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी। क्या क्या विशेषताएं होती है द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों, 3 शब्द बताए थे, ठीक है, सॉरी 2 शब्द। एक तो था अंतराल, एक था विमान, एक था गोपुरम। मेरे बोलने पे ध्यान देना प्लीज, है ना, गोपुरम, ठीक है। गोपुरम शब्द का संबंध किससे है, तो वो है द्रविड़ शैली से। और कौन सा शब्द बताया था, आमलक, है ना। आमलक शब्द का संबंध तो नागर शैली से है, गोपुरम शब्द का संबंध है द्रविड़ शैली से। ये मतलब डिट्टो का डिट्टो आपको याद करना है, ठीक है, सीधा प्रश्न उठता है यहाँ से। उसके बाद है अंतराल और विमान। द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं मंदिरों की कि जैसे कि ये है गर्भगृह, है ना, ऊपर ये शिखर है, ठीक है, यह है गर्भगृह, और यहाँ पर है मंडप। तो नागर शैली में तो ये जुड़े हुए थे, इनके बीच कोई मतलब अंतराल नहीं था। लेकिन द्रविड़ शैली में मंडप और गर्भगृह के बीच में एक अंतराल है, स्पेस रहता है, जिसे अपन अंतराल कहते हैं, है ना। और गोपुरम क्या बताया था मैंने कि द्रविड़ शैली में निर्मित जो भी मंदिर है उनका जो मेन दरवाजा है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो मेन दरवाजा होता है ना, उसे कहते हैं अपन गोपुरम, ठीक है। नॉर्मल नहीं होता है, दरवाजा सुंदर, सुशोभित और सुसज्जित होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गोपुरम। तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, किसका, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर। कहाँ है, तो सरदार शहर चूरू में। और यहाँ की विशेषता है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, तो वो बैठी हुई अवस्था में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। कहाँ पर, इच्छापूर्ण बालाजी, वो कहाँ है, सरदार शहर चूरू में। एक और विशेषता यहाँ की है कि जैसे सारे जितने भी अपन मंदिर पढ़े हनुमान जी के, वहां पे ओनली हनुमान जी की मंदिर की मूर्ति है, सॉरी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। एक आया था अंजना माता मंदिर, जहां पर अंजना माता के साथ हनुमान जी की मूर्ति है, ठीक है, इसलिए अपन ने हनुमान जी के मंदिर में इंक्लूड किया है इनको। एक और है हनुमान जी के मंदिर, वो कहाँ है, इच्छापूर्ण बालाजी, कहाँ है, सरदार शहर चूरू में। वहां की ये विशेषता है कि हनुमान जी के साथ साथ और कौन है, राम भगवान, श्री राम भगवान से संबंधित या फिर उनकी फैमिली की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित हैं, ठीक है। जैसे कि राम है, लक्ष्मण है, सीता है, ठीक है, उनके साथ में है एक जगह, जैसे कि भक्त रूप में हनुमान जी राम जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे जो इन परिवार से संबंधित जितने भी प्रतिमाएं हैं राम जी के, वो कहाँ पर स्थापित है, इच्छापूर्ण बालाजी में, ठीक है। हनुमान जी के साथ राम जी के परिवार से संबंधित भी प्रतिमाएं हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही अपन ने पढ़ लिए हैं राजस्थान में हनुमान जी से संबंधित जितने भी मंदिर हैं। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि कौन से भगवान से संबंधित पढ़ेंगे, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।